दिन नहीं कट रहे हैं, रातें नहीं बीत रही और दिल दुख रहा है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेवान परवान। टॉप मिक्स नहीं, स्पोर्ट्स बस्टर की शुरुआत। एंड आज ही के दिन हमारी कन्वेंशन होने वाली थी और एक दिन पहले हमारा उड़ान आइडल होने वाला था। बट ये क्वारंटाइन, लॉकडाउन, कोरोना, इन सब ने हम सब में रोना कर दिया है। मगर आप ये जंग जीत सकते हैं। बस आपको करना इतना है, अपने घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है। रेडियो उड़ान जो है वो समय समय पर जो है इवेंट्स ला रहा है। जैसे कि अब डिबेट कंपटीशन होने वाला है। जी हाँ जी, पूरी जानकारी www.radioudan.com पर है, वहाँ से ले सकते हैं और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। थोड़ी बहुत मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो। 2 लोगों की टीम होगी आपकी। अपनी एंट्रीज आप दे सकते हैं, पक्ष में बात कर सकते हैं। एक ही लैंग्वेज आपको लेनी है, तो हिंदी या इंग्लिश, आपको एक ही लैंग्वेज में अपने आप को जो है सुनाना है, समझाना है। ये मगर अगर आप 2 लैंग्वेजेस लेते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आप रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। तो इसी तरह से तंबोला हो रहा है, इसी तरह से फिल्मी कॉन्टेस्ट भी हुआ। तो रेणुनाथ ने तो सोच रखा है कि आपकी खिदमत में हम रहेंगे। और हमने तो सुना है भाई, रेडियो सुनने वाले आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ जी, प्राइवेट एफएम्स की बात करें तो 82% जनसंख्या जो है वो एफएम सुन रही है। तो आप ऑनलाइन रेडियो सुने तो ज़रूर सुने, आप एफएम सुने तो आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। चलिए, हमने शुरुआत करी थी यूरो कप की, बट टीवी पर आजकल आपने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे। अब जो हैं आप देख सकते हैं क्या, जी हाँ जी, आज से आपने वर्ल्ड कप की मैचेस देखने शुरू कर दिए होंगे 2007 के दोपहर 3 बजे। तो चलिए यूरो कप की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको पहले यूरो कप के बारे में। इस बार हम नेक्स्ट जो टूर हुआ था उस पर बात करेंगे। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था सोवियत यूनियन जीता था और विड्रॉ भी हुई थी एक टीम, स्पेन। तो नेक्स्ट जो सीज़न था वो स्पेन ने ही होस्ट किया था 1960 में। और इसमें जो कंपटीशन में भाग लेने वाली जो टीमें थी वो बढ़कर 29 हो गई थी। बट जर्मनी जो है, वेस्ट जर्मनी, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। वहीं ग्रीस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था जब उसने मैच ड्रॉ हो गया था अल्बानिया के खिलाफ, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो वॉर में था। स्पेन ने सोवियत यूनियन को 2-1 से हराया था सेंटिगो बर्नाबाओ में स्टेडियम में, मैड्रिड में, जो कि रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड है। जी हाँ जी, तो ये तो था इस टूर्नामेंट का छोटा सा ब्रीफ। हम बढ़ेंगे आपके इस टूर्नामेंट के मेन जो है क्या हुआ था 1964 के मैड्रिड में। इसकी डिटेल्स आपको देंगे। पहले आपको थोड़ी सी जो है जानकारी इसकी दे देते हैं कि इस टूर्नामेंट में एग्जैक्टली क्या कुछ अनफोल्ड हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेन ने 2-1 से हराया था सोवियत यूनियन को। और थर्ड प्लेस के लिए इसमें मैच हुआ था हंगरी का मैच डेनमार्क के साथ, और इस मैच को 3-1 से हंगरी ने जीता था। तो चलिए बात करते हैं 1964 के इस टूर्नामेंट की बिल्कुल डिटेल में, कि क्या डिटेल में हुआ था इस टूर्नामेंट में। तो रनर अप, फाइनल्स के विजेता और थर्ड फोर्थ प्लेस हम बता चुके हैं। टोटल मैचेस 4 खेले गए थे। ये जो है, इसके अलावा गोल जो टोटल स्कोर हुए थे वो 13 हुए थे, यानी कि 3.25 पर मैच के हिसाब से। इसके अलावा अटेंडेंस जो थी वो 1,56,000 की थी, यानी कि 39 पर ईयर। टॉप स्कोरर में थे फारेंक बेने एंड बेस्को नोवाक। ये दोनों के दोनों जो थे वो हंगरी के थे। इसके बाद स्पेन के थे जूजिस मारिया परेरा। इन सब ने 2-2 गोल तीनों ने किए थे। ये टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट के रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कुछ हुआ था। अगर टूर्नामेंट की बात करें तो ये जो टूर्नामेंट था ये नॉकआउट कंपटीशन हुआ था। 29 टीम्स ने एंटर लिया था। इसमें ग्रीस जो है उसने अपने को विड्रॉ कर लिया था। और इसके अलावा जो सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रिया एंड लग्जमबर्ग जो है वो 22 जो है तरीके से जो है वो सेकंड राउंड में एंटर हो गई थी।
होम और अवे मैच खेले गए थे। सेमीफाइनल से पहले 4 टीमें फाइनल के लिए अंदर गई थी और स्पेन जो था होस्ट, उसने सेलेक्ट किया था सारे मैचेस जो थे सेमीफाइनल फाइनल के, क्योंकि वो होस्ट था। उस समय इस तरह की मेंटालिटी और चीज़ें चलती थी। लक्समबर्ग ने जो है वो जायंट किलर था और उसने क्वालिफाइंग मैच राउंड में उसने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था। एग्रीगेट जो पहला मैच था 1-1 और दूसरा मैच 2-1 था। एंड देन उसने मैच ड्रॉ खेला था डेनमार्क के साथ 3-2 से एंड और इसके अलावा 2-2 से जो है एक 3-3 से हुआ था और एक 2-2 से इनका हुआ था मैच, और रीप्ले 1-0। एक मैच जो रीप्ले हुआ था वो 1-0 हुआ था मैच। डेनमार्क become the most surprising of the qualifier for the final tournament, joining the Soviet Union, Spain and Hungary। यानी कि डेनमार्क उस समय एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर फैक्टर था। आज के टाइम में इतना नहीं है उसका दबदबा, बट उस दौर में हुआ करता था। इन सेमीफाइनल में सोवियत यूनियन ने जो है वो डेनमार्क को हराया 3-0 से, जो कि बार्सिलोना में हुआ था, और स्पेन ने हंगरी को हराया 2-1 से एक्स्ट्रा टाइम में, जो कि मैड्रिड में खेला गया था। जो स्कोर जो द विनिंग गोल बीइंग स्कोर्ड बाय अमेंसियो ने गोल किया था स्पेन के लिए। स्पेन withdrawn from the tournament in 1960 rather than play the Soviet Union, but on this occasion General Franco let his team play to Soviet in front of more than 79,000 in the Santiago Bernabeu in Madrid. The host won 2-1 after it late goal from Marcelino। यानी कि ये मैच लास्ट टाइम जब हमने आपको बताया था कि स्पेन ने डिस्क्वालीफाई कर लिया था अपने आप को सोवियत के खिलाफ खेलने से, बट इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम खेलेंगे, और खेला भी बहुत बढ़िया। क्वालिफाइंग कप के जो क्वालिफाइंग मैच थे उसके बारे में कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, जो कि 21 जून 1962 से मई 1964 के बीच खेले गए थे, जिसमें 28 टीम थी। मैचेस 50 हुए थे। एक गोल स्कोर 158 हुए थे। 3.16 पर मैच हुआ था। टॉप स्कोरर जो ले रहे थे वो थे डेनमार्क के मेडिसन, 11 गोल इन्होंने किए थे। और क्वालिफाइंग टीम्स कौन कौन सी थी ये मैं आपको बता देता हूँ। डेनमार्क सेकेंड राउंड में विनर हुई थी और क्वालिफाइड हुई थी ये 18 दिसंबर 1963 को, और प्रीवियस इन्होंने खेला नहीं था, डेब्यू करी थी। इसके अलावा स्पेन थी, होस्ट थी, ये सेकेंड राउंड विनर थी। 8 अप्रैल 1964 को इन्होंने जो है अपने आप को क्वालिफाई कराया था। इसके बाद हंगरी और इसके बाद सोवियत यूनियन। एंड ये फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। प्रिलिमिनरी राउंड के जो मैचेस हुए थे वो मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्वे और स्वीडन का मैच हुआ था, नॉर्वे हार गया था। इसके अलावा ग्रीस का मैच हुआ था अल्बानिया के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था कि विड्रॉ कर लिया था यहाँ पर टीम ने। डेनमार्क ने 9-2 से माल्टा को हराया। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने 5-3 से हराया आइसलैंड को। इंग्लैंड ने मैच हारी वो फ्रांस से 6-3 से। इसके अलावा पोलैंड 4-0 से हारा नॉर्दर्न आयरलैंड से। और फर्स्ट लेग सेकंड लेग मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा आपको जो हूँ वो मैचेस बता रहा हूँ। इसके अलावा 7-3 से स्पेन ने हराया था रोमानिया को। इसके अलावा यूगोस्लोवाकिया ने 4-2 से बेल्जियम को हराया। इसके अलावा बुल्गारिया ने 5-4 से पोर्टुगल को हराया। और जिससे पहले वाला मैच, ये वाला जो मैच था इसमें रीप्ले भी हुआ था 1-0। इसके अलावा हंगरी ने मैच हराया वेल्स को 4-2 से। 4-2 से ही नीदरलैंड ने हराया स्विट्जरलैंड को। एंड इसके अलावा ईस्ट जर्मनी ने 3-2 से हराया चेकोस्लोवाकिया को। और इटली ने 7-0 से टर्की को हराया। इसके बाद फर्स्ट राउंड इसके बाद हुए थे
इसमें बात कर लेते हैं तो स्पेन ने 2-1 से हराया नॉर्दर्न आयरलैंड को। यूगोस्लावाकिया ने हारा स्वीडन से 3-2 से। डेनमार्क ने 4-1 से हराया अल्बानिया को। नीदरलैंड हारा था लक्समबर्ग से 3-2 से। इसके बाद ऑस्ट्रिया हारा था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से 2-3 से। फ्रांस ने हराया बुल्गारिया को 3-2 से। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने 3-1 से हराया इटली को। एंड ईस्ट जर्मनी ने हराया 4-5 से हंगरी को। इसके बाद सेकेंड राउंड खेला गया था। इस सेकेंड राउंड में लक्समबर्ग ने डेनमार्क से हारा था 5-6 से। स्पेन जीता 7-1 से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। फ्रांस जीता हारा 5-2 से हंगरी से। और स्वीडन जो है वो सोवियत यूनियन से हारा 4-2 से। गोल स्कोरर्स देयर 158 गोल स्कोर हुए थे इन 50 मैचेस में। फॉर एवरेज हम ये सब बता चुके हैं। सबसे 11 गोल किए थे, मैंने आपको डेनमार्क के खिलाड़ी की बात बताई थी। इसके अलावा 4 गोल जो थे वो एक रिपब्लिक आयरलैंड ने किए थे, एक दूसरी टीम थी उसने किए थे, और एक फिर इस तरह से गोल्स जो हैं वो खेले गए थे। तो ये सारे गोल्स हैं, इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे गोल्स हैं मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, हम वापस चलते हैं। ओन गोल भी हुआ है, और वो ओन गोल करने वाले हैं स्पेन के खिलाफ ओन गोल करने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे लियोन नुनविलर। और ये लियोन नुनविलर जो थे वो रोमानिया के खिलाड़ी थे। तो ये आपने जान लिया कि क्या कुछ हुआ था, सब कुछ। चलिए वापस चलते हैं अपने मेन टूर्नामेंट की तरफ। तो ये तो राउंड्स थे क्वालिफायर। अब क्वालिफायर टीम्स हमने बता दी, डेनमार्क, स्पेन, हंगरी, ये सब हमने बता दिया। वेन्यूज़ भी हम आपको बता चुके हैं, स्कॉट्स बताने की नहीं है। मैच ऑफिशियल्स, फाइनल टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। फाइनल टूर्नामेंट जो है एक्स्ट्रा टाइम एंड स्पिन टॉयस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैचेस कैसे हुए। 17 जून को मैच हुआ स्पेन और हंगरी के बीच, जो कि स्पेन क्वालिफाई कर गया। इसके बाद एक दूसरा सेमीफाइनल हुआ डेनमार्क सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन 3-0 से कर किया। इसके बाद मैं फाइनल बता ही चुका हूँ, थर्ड प्लेस का मैच भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहोगे कि किस तरह से अनफोल्ड हुआ तो मैं बता देता हूँ। स्पेन और हंगरी का मैच जो हुआ था 17 जून 1964 को रात 8 बजे, उसमें पहला गोल जो किया था वो स्पेन ने किया था। दूसरा गोल जो हंगरी ने 84वें मिनट में किया था, और उसके बाद स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम 112वें मिनट में गोल करके ये मैच जीत लिया था। और अटेंडेंस जो थी इस मैच की 34,713 की थी। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल जो हुआ था, इसमें 3-0 थे। गोल 19वें मिनट में, 40 मिनट में, 47वें मिनट में हुआ, और अटेंडेंस थी 38,556। थर्ड प्लेस के लिए जो प्ले ऑफ मैच हुआ था वो 3-1 हुआ था, जिसमें 11वें मिनट में पहला गोल किया था हंगरी ने, डेनमार्क ने किया 82वें मिनट में, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टी जो है वो मिली थी 107वें मिनट में, और ये गोल इस तरह से हुआ था। इसमें मात्र 3,859 लोग ही मैच देखने आए थे। फिर 21 तारीख को शाम 6:30 बजे फाइनल मैच हुआ। 2-1 से 6वें मिनट में पेरेडा ने गोल करके स्पेन को लीड दिलाई, और उसके बाद 8वें मिनट में इस लीड को बराबर कर दिया सोवियत ने, और उसके बाद 84वें मिनट में लेट में मैच करके मैच जीत लिया। इसमें 79,000 जो है वो मैच देखने आए थे लोग। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। गोल स्कोरर देयर वर 13 गोल्स, जो कि मैंने बताया आपको इन 4 मैचेस में खेले गए थे। 2 गोल्स के साथ मैंने आपको बता भी दिए थे। अवार्ड के लिए जो गोलकीपर का नाम था वो सोवियत यूनियन के विकेट कीपर लेव याशीन का नाम आया। डिफेंडर्स में नाम जो आपके सामने है वो डेस्को नोवाक हैं, स्पेन के हैं फारन ओलविला, एंड स्पेन के ही फलेंसिनियो रेविला एंड इग्नासियो जोको, ये डिफेंडर्स हैं। मिडफील्डर्स में वियतनाम के वैलेंटिन इवानोव, आर्मेंसियो अमारो एंड लुइस सुआरेज। ये लुइस सुआरेज वो लुइस सुआरेज नहीं है जो आजकल खेलते हैं, बट ये स्पेन की तरफ से खेलते थे।
फॉरवर्ड में जो है वो फ्लोरिन अल्बर्ट, फ्रांस बेने और एकमात्र स्पेन के हैं जीसस मारिया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बाकी के दो हैं वो हंगरी के हैं, इसीलिए हंगरी को किलर, इसीलिए हंगरी जो है मुझे ख्याल से इसमें बिल्कुल टॉप पर था। हो सकता आगे आने वाले टाइम में हमको हंगरी विनर भी नज़र आए। चलिए, ये था इस पूरे टूर्नामेंट का लेखा जोखा जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं सोच रहा हूँ आपको पिछले टूर्नामेंट जो हमने हुआ उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देनी चाहिए कि वहाँ के क्वालिफायर मैचेस जो है वो किस तरह से अनफोल्ड हुए थे। मैं उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं 1960 के जो टूर्नामेंट हैं उस पर आपको कुछ नज़र दौड़ा सकूँ। चलिए, मीनवाइल आपने 1964 को एंजॉय किया होगा, आपने जाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम 1960 की, तो जो क्वालिफाइंग थे वो किस तरह से अनफोल्ड हुए थे। द क्वालिफाइड टीम्स तो हम बाद में बात कर चुके हैं। हम क्वालिफायर्स की बात करते हैं। क्वालिफायर्स में 28 सितंबर से 29 मई के बीच खेले गए थे। 17 मैच हुए थे। 17 टीम्स थी, 24 मैच खेले गए थे। 91 गोल हुए थे 3.97 पर मैच के हिसाब से। और टॉप स्कोरर इसमें थे 5-5 गोल के साथ टिटूस बुबर्निक एंड फ्रांस के जस्ट फॉन्टेनी। मैं आपको जो दूसरे हैं वो हैं चेकोस्लोवाकिया के, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वालिफाइड टीम्स की तरफ, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 24 मिनट एडवांस द मेन टूर्नामेंट एज स्पेन, ये मैं सब बता चुका हूँ। फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीलिमिनरी राउंड के जो मैच हुए थे उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको अब बता देता हूँ किस तरह से मैच अनफोल्ड हुए थे प्रीलिमिनरी राउंड के। तो दो रिपब्लिक जो थी आयरलैंड, उसने वो मैच हारा था 4-2 से चेकोस्लोवाकिया से। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर है। जी हाँ जी, 4-2 से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रिपब्लिक आयरलैंड मैच हारा था, जीता था चेकोस्लोवाकिया से 2-0 से। सेकेंड लेग में 4-0 से, और इस तरह से ये मैच हुए थे। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले मैचेस की तरफ, फर्स्ट राउंड के मैचेस की तरफ। फर्स्ट राउंड में सोवियत यूनियन 4-1 से जीता था हंगरी से। फ्रांस 8-2 से जीता था ग्रीस से। रोमानिया 3-2 से जीता था टर्की से। नॉर्वे जीता था, हारा था 6-2 से ऑस्ट्रिया से। चेकोस्लोवाकिया 3-1 से जीता था बुल्गारिया से। ईस्ट जर्मनी हारी थी पोर्टुगल से 5-2 से। 7-2 से हारी थी टीम पोलैंड स्पेन से। डेनमार्क मैच हारा था चेकोस्लोवाकिया से 7-3 से। सेकेंड राउंड जिसमें फ्रांस जीता था 9-4 से ऑस्ट्रिया से। पोर्टुगल हारा था युगोस्लाविया से 6-3 से। रोमानिया हारा था चेकोस्लोवाकिया से 5-0 से। सोवियत यूनियन हारा था स्पेन का मैच ये हो नहीं पाया था क्योंकि स्पेन विड्रॉ हो गया था। इसके बाद गोल स्कोरर की हम बात कर ही चुके हैं आप लोगों से, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो ये इस तरह से अनफोल्ड होता है 1960। तो हमने आज बात करी 1964 और 1960 के छूटे हुए मैचेस की। अगले जब हम वीक आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि किस तरह से 1968 का टूर्नामेंट अनफोल्ड हुआ था, कौन कौन सी टीमें थी, कौन जीता था, कौन कौन से मैच हुए थे। हम अब बात करेंगे आज के दौर के कुछ न्यूज़ की जो मेरे पास आ गई हैं, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे अपने शो को। जी हाँ जी, तो खबर क्रिकेट से है सबसे पहले आप लोगों के लिए कि कपिल देव और शोएब अख्तर की भी जुबानी जंग हुई। या आप सोच रहे होंगे शोएब अख्तर भी पूर्व खिलाड़ी हैं और कपिल देव भी हैं, हुआ क्या माजरा? तो माजरा ये हुआ, शोएब अख्तर ने कहा कि भारत को 3 दिवसीय
एक सीरीज़ खेलनी चाहिए कोरोना से लड़ाई करने के लिए। एक कोरोना के बिहाफ में एक मैच होना चाहिए ताकि पैसे जिता पाएँ। कपिल देव ने कहा कि हमारे लिए खिलाड़ियों की जो है सेहत ज़रूरी है, ना कि किसी तरह का रिस्क लेना, और भारत को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई पहले ही जो है 51 करोड़ दे चुका है और ये बात सही भी है। ऐसे टाइम में मैच नहीं होना चाहिए और कपिल देव ने कहा कि अगले 6 महीने तक कोई मैच होना भी नहीं चाहिए, और मैं इसको पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि मैचेस अभी ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत ज़रूरी है, खिलाड़ियों का जो है रेस्ट लेना ज़रूरी है। बहुत सारा क्रिकेट होता है, ऐसी बात नहीं है कि क्रिकेट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सही बात वहाँ पर बोली है। वहीं पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी जो हैं, पूर्व कप्तान है लतीफ़, उन्होंने कहा है कि कोहली को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली। और उन्होंने 2014 में जो इंडिया का दौरा हुआ था, जिसके लास्ट मैच में संन्यास लिया था धोनी ने, उससे पहले इस मैच को उन्होंने याद किया कि दूसरी इनिंग में 141 बनाए कोहली ने और 115 बनाए फर्स्ट इनिंग में, और पूरी सीरीज में जॉनसन ने उनको स्लेज किया था, और यही खामियाजा था कि उन्होंने बैटिंग बहुत बढ़िया की। अब तीसरी ऑस्ट्रेलिया की बात निकली तो एक और ऑस्ट्रेलिया की बात सामने आई। इयान गोल्ड, जो कि अंपायर रहे थे 2018 के केप टाउन टेस्ट में, जहां पे बॉल की छेड़खानी हुई थी, उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले ही जो है ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गया था, और वो तब से ही जो है वो बहुत ही साधारण तरीके से व्यवहार कर रहा था, बहुत ही अलग रवैया उनका हो गया था, जिस वजह से ये कुछ हुआ। और इसमें बहुत बड़ा कारण भी है। अगर आप देखें तो 2018 की बात है, और अगर देखें 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो जीते थे, उसके बाद से उनको फील हुआ कि यार हम वापस से वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, क्योंकि 2007 में जीते थे, 2003 में जीते थे, 2011 में वो किसी कारणवश नहीं जीत पाए क्योंकि वो नहीं पार कर पाए इंडिया से। उसके बाद 2015 में फिर जीते, बट फिर उनके बाद जो है वो फिर उनका क्रिकेट ख़राब हुआ, तो इसी वजह से 2019 का वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप से मुझे ध्यान आया कि फ्राइडे की रात दिन में मैच आ रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। फिर मुझे याद आया यार, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वो मैच कैसे भूला जा सकता है, मैं कैसे भूल गया कि 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो अभी वेट करना होगा 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, जो कि शायद इंडिया में होगा, शायद क्या पक्का ही इंडिया में होगा। तो उम्मीद लगा सकते हैं फिर से क्या इंडिया जीतेगा 12 साल बाद। पिछली बार तो 23 साल लग गए थे इंडिया को, तकरीबन 22 साल टूर्नामेंट जीतने में। अब देखते हैं कितना वक्त लगता है वापस वर्ल्ड कप रिगेन करने में। इंडिया अच्छा खेलती है, नो डाउट, बहुत अच्छा खेलती है इंडिया, बट जब वर्ल्ड कप आता है तो प्रेशर उनके ऊपर भी आ जाता है। तो ऑल एंड ऑल देखते हैं क्या होता है। और भी कुछ न्यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। 15 अप्रैल के बाद जो है वो IPL होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं इस डिटेल को भी आने में। राजीव शुक्ला ने बात किया कि अगर 15 अप्रैल तक IPL नहीं हुआ तो 15 अप्रैल के बाद तो IPL हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से अब IPL होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का इस साल होने वाला है। हाँ, तैयारी अच्छी हो सकती थी, बट अब वो चीज़ें नहीं हो सकती, और इसको हम सितंबर की विंडो में भी नहीं खिला सकते कि हम मिनी IPL खिला सकें। तो इस साल IPL को पोस्टपोन करना ही बहुत काबिल तारीफ होगी, या फिर हम मून या मंगल ग्रह पर जो है सोच सकते हैं IPL। जो सपाल भाई, जैसे जैसे टूर्नामेंट्स रद्द हो रहे हैं वैसे वैसे टेंशन्स बढ़ रही हैं। यूरो कप खिसक चुका है, चैंपियंस लीग खिसक चुकी है, बार्कलेस प्रीमियर लीग होल्ड पर हो चुकी है, बुंदेसलीगा, ला लीगा, जितनी भी लीग्स हैं ये सब बंद हैं। इसके अलावा क्रिकेट भी नहीं हो रहा है, बट इसका असर अब विंबलडन पर भी नज़र आएगा। विंबलडन को भी रद्द किया गया है और 948 करोड़ रुपए जो है वो वापस किए जाएंगे प्रमोटर्स के, और ये बहुत बड़ी राशि होती है। 946-48 करोड़ रुपया, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो हो रहा है एक तरह से विंबलडन के लिए। टेनिस से जुड़ी एक और बात बताते हैं। लिएंडर पेस ने एक फ्राइंग पैन नाम से जो है चैलेंज दिया है, और इस चैलेंज में आपको करना बहुत सिंपल सा है। उन्होंने वीडियो शेयर किया, उन्होंने सभी के लिए बोला है। वो फ्राई पैन से जो है वो टेनिस बॉल को दीवार पर मार रहे हैं। महेश भूपति ने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है,
बट अभी तक उसका वीडियो शेयर नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो हेयर चैलेंज हो, चाहे वो साड़ी चैलेंज हो, चाहे ये फ्राइंग पैन वाला हो। कुछ लोग कंटेस्टर्स कर रहे हैं। कल अक्षय कुमार ने एक दिल से सलाम करके एक हैशटैग चलाया कल परसों, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। आप कौन सा चैलेंज ले रहे हो, कर रहे हो? आप अनोखा अंकित, इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ। आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में डबल ए लगा लीजिएगा, और बाकी ट्विटर और फेसबुक पर आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो आप यहाँ पर आकर मुझे बता सकते हो। आप मेरे को कोई चैलेंज देना चाहते हो, बिल्कुल दो। मेरी प्रोड्यूसर ने मुझे दिया था, बट मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। आप फेसबुक पर जाकर वीडियो भी चेक कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल पर अंकित मिश्रा इस नाम से है। तो कुछ और खबरें हैं आपके लिए आज ही की लेटेस्ट, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। जैसे कि टिम पेन ने एक खुलासा किया है कि माइकल क्लार्क के वो उस दावे का खंडन करते हैं जहां उन्होंने कहा है कि हमने कोहली को इसलिए नहीं उकसाया, इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया ताकि हम आईपीएल के अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट बचा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें ऐसा इस जानबूझ के नहीं किया, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट उसमें आईपीएल का करार कहीं भी शामिल नहीं होता है। वहीं पॉडकास्ट का आजकल दौर चल रहा है क्योंकि सब अपने घरों में हैं। तो एक पॉडकास्ट जो है महान बल्लेबाज विविड रिचर्ड्स और शेन वॉटसन के बीच हुआ, जहां विविड रिचर्ड्स ने कहा कि अगर मेरे सर पर बॉल लग भी जाता और मैं मर भी जाता बिना हेलमेट पहने सर पर बॉल लगने से, तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मेरा जिस गेम की जुनून है उसे तो मैं खेलता रहता। तो क्योंकि वो बिना हेलमेट क्रिकेट खेलते थे, और उस दौर में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स थे, घातक बॉलर्स थे। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि उनके डॉक्टर ने उनको माउथ गार्ड दिया था, बट वो माउथ गार्ड जो है लगाने के बाद च्युइंगम नहीं चबा सकते थे। उससे थोड़े देर टाइम उन्होंने लगाया, फिर उसको फेंक दिया। उन्होंने उसको लगाया ही नहीं, उन्होंने च्युइंगम चबाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या सर कमाल थे सर विविड रिचर्ड, इसीलिए उन्हें महानतम बल्लेबाजों की श्रेणी में गिना जाता है। इसके अलावा माइकल होल्डिंग जो कि वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं 66 साल का हो चुका हूं, अब मैं उम्मीद है कि मैं अब ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा, और मैंने अपने चैनल से भी बोल दिया कि आप मुझसे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए। 2020 मेरे लास्ट हो सकता है, 2021 से मैं कमेंट्री ना करूँ, और 2020 रही कितना गया है, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, इन सब के बाद मैच कितने होंगे ये देखने वाली बात होगी। यानी कि हम माइकल होल्डिंग्स की आवाज़ को अब शायद कमेंट्री के तौर पर नहीं सुन पाएंगे। खैर कोई बात नहीं सर, आप स्वस्थ रहें और लंबी आयु जिएं, भले किसी और चीज़ में रहें, कॉलम लिखें, आप पॉडकास्ट बनाएं। हम उम्मीद करते हैं भले हम आपको कमेंट्री बिना सुन पाएँ, हो सकता है साल में एक आध बार आपको हम सुन भी लें, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं आपके लिए ला रहा हूँ ढूंढ के, कि क्या कुछ स्पोर्ट्स में मैच ना होने की बजाय भी क्या क्या हो रहा है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सुनने में ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहाँ वॉटसन और वेब रिचर्ड्स की बात, माइकल होल्डिंग्स की बात, टिम केन का माइकल क्लार्क की बातों का खंडन करना, शायद शोएब अख्तर और कपिल देव की नोक झोंक, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं विदाउट ए मैचेस। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, रोहित शर्मा और युवराज सिंह के बीच भी कुछ चल रहा था, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, बट मैं इसको ध्यान रखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। वैसे आप इंस्टाग्राम अगर फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप लोग को ये सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, और आप ज़रूर जो है इंजॉय कर पाओगे विदाउट क्रिकेट होने के बावजूद भी, विदाउट कोई मैच होने के बाद भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चलिए आईपीएल नहीं हो रहा है, बट सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 करोड़ रुपए जो हैं वो खुद से दान किए हैं कोरोना के लिए। तो ये एक अच्छी खबर और सुनने में आ रही है कि बड़े बड़े क्लब्स भी जो हैं खिलाड़ियों के साथ साथ जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। और एक कॉन्सर्ट भी आपने देखा होगा एक चैनल और एक एफएम रेडियो स्टेशन के साथ, जो कि कल हुआ शाम को, जो कि फंड रेज करने के लिए था। ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था। अब इसके अलावा अब बात करते हैं क्रिकेट से थोड़ा सा हटकर फुटबॉल की तरफ। आपको पता है कि स्पेनिश लीग जो है वो बीच में रुक गई है। इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि बार्कलेस प्रीमियर लीग भी बीच में रुक गई है। तो रियल मैड्रिड के जो फुटबॉल क्लब है और जो उनका बास्केटबॉल क्लब है, उनके खिलाड़ियों और मैनेजर्स की फीस 10% घटाई जा सकती है।
इसमें कटौती की गई है, जिसके लिए सहमति भी हो गए हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर बाकी बचा सत्र नहीं हो पाया तो जो है हम 20% घटाएंगे, बट ये डिपेंड करता है कि आगे का सत्र किस तरह से रहने वाला है। 84 अरब का नुकसान रियल मैड्रिड को इससे होने वाला है, या यूँ कहे हुआ है। इधर बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, यानी कि बार्कलेज प्रीमियर लीग। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि 56 दिन में बाकी बचा सत्र यानी कि 2 महीने में पूरा किया जा सकता है, बट 16 मई से पहले कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम अभ्यास नहीं करेगा। इसकी सख्त मनाही कर दी गई है, यानी कि खिलाड़ी 16 मई को ग्राउंड पर उतरेंगे, उसके बाद कुछ अभ्यास करेंगे, और अगर सिचुएशन ठीक रही तो आप जुलाई अगस्त या जून जुलाई के सत्र को आप देख सकेंगे जो बाकी बचा हुआ है। और उसके बाद जो है जो अगला सीज़न होना है वो थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है, या उसके गैप को कम किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर अमूमन अप्रैल तक ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, और अप्रैल मई तक, और उसके बाद चैंपियंस लीग को भी मई तक ख़त्म किया जाता है। उसके बाद एक बड़ी सी जो होती है वो अभ्यास सत्र की विंडो होती है, जिसमें अलग अलग क्लब्स के साथ अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर जो है फुटबॉल टीमें मैचेस खेलती हैं। फिर जुलाई के स्टार्टिंग में या अगस्त या जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में दूसरा सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। पर इन सब को अभी होल्ड पर है, और किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत सारी खबरें और यूरो कप का 1964 का साल। आई होप आपको मजा आया। तो अभी फिलहाल कंपटीशन की तैयारी करिए, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डेट है आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो कि डिबेट कंपटीशन निर्माण करा रहा है। इसके अलावा आप बाकी शोज हैं वो भी इंजॉय करिए। इसके अलावा बाकी जो हमारे कॉम्पिटिशन है उसमें भी हिस्सा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे तो में याद रखिए, ये शो छूट गया हो कल दोपहर 3 बजे वापस रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। तो करिए, शोज छोटे छोटे बनेंगे। पिछली बार 30 मिनट का था, सब थोड़ा बड़ा है। मैं अगली बार कोशिश करूँगा और न्यूज़ लाऊँ और चीज़ें रखूँ ताकि और कवाते हैं। फिलहाल के लिए शो इतना ही है, थोड़े से गाने आप इंजॉय करिए। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले संडे फिर रात 8 बजे, ताकि मैं आपसे स्पोर्ट्स की और अंदर की खबरें ला सकूं। और हम बात करेंगे अगली बार 1968 यूरो कप की, कि वो किस तरह से अनफोल्ड हुआ था। अभी के लिए आप लोगों के लिए बस अपने घर पे रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोते रहिए, सिर्फ ज़रूरी सामान ले जाने के लिए ही बाहर जाइए। बाकी अपने घर पे बैठ करके वेब सीरीज़ देखिए, मूवीज़ देखिए, पुराने मैचेस देखिए, जो कुछ करना है घर पे बैठ के करिए। मैं चलता हूँ अपने घर क्या चलता हूँ, घर से ही शो कर रहा हूँ, तो घर पर वापस जा करके बाकी चीज़ें निकालता हूँ, देखता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। समझ कर चांद जिसको आसमान
खतरा है। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। दिल से दिल से दिल से दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया। जिया 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 ना जिया दिल से रे। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साकिया, चांद के साए में ऐ मेरे साकिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरे।
तुझसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी। बूंद तन पे गिरी, जाम चलने लगी। छा रहा है जब सा नशा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। तू ही बता दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, जब ये मोड़ना ही था। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंज़िल प्यार की। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। है ये प्यार सजना, है ये प्यार सजना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ है शर्म से लब से ले हुए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं, कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है। मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कुछ भी ना कहो। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल,
या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई,
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला बेवफा।